वीडियो बना रहा हूँ मैं जो है ना पूरा अनुप्रमाणन के TPA के ऊपर, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है। तो पहले पढ़ते हैं हम अनुप्रमाणन, अटेस्टेशन जिसे बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन बताया था, इसके पहले हिंदी में ही बताऊंगा फिलहाल मैं। अनुप्रमाणन का उद्देश्य यह है कि अंतरणकर्ता स्वतंत्र रूप से सप्रमाण संपत्ति का अंतरण कर सके, उसके हस्ताक्षर जबरदस्ती, मिथ्या और कपट द्वारा किसी भी दस्तावेज पर न लिए जा सके। अटेस्टेशन, एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन अनुप्रमाणन के आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक कार्य हैं तीनों। तो इसके मैं आवश्यक तत्व बता देता हूँ आपको। यह परिभाषा केवल गैर वसीयती दस्तावेजों पर लागू होती है, यह वसीयती दस्तावेजों पर लागू नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट यह आता है, वैध दस्तावेजों के लिए कम से कम 2 साक्षियों का होना आवश्यक है और साक्षियों की संख्या इसमें कोई निर्धारित नहीं की गई है। और अनुप्रमाणन के तरीके हैं। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक ने निष्पादक को हस्ताक्षर करते या अंगूठा लगाते देखा हो। और दूसरा पॉइंट यह आता, निष्पादक की उपस्थिति में या उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर करते या अंगूठा लगाते देखा हो। और थर्ड पॉइंट आता है, निष्पादक के हस्ताक्षर या उंगली चिन्ह या किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर या चिन्ह की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति प्राप्त हो जिसने कि उसके निर्देश पर दस्तखत किए हों। और चौथा पॉइंट है ये, खैर वो उसके पॉइंट थे, थर्ड पॉइंट के अनुप्रमाणन के तरीके जो थे। अब चौथा पॉइंट यह है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि किसी दस्तावेज पर अनुप्रमाणन के पूर्व दस्तखत किए गए हैं तो वह अनुप्रमाणन वैध नहीं होगा। और पांचवा पॉइंट आ जाता है, दोनों पक्षकार, अनुप्रमाणन के समय दोनों पक्षकारों को एक साथ होना आवश्यक नहीं है। और छठा पॉइंट आ जाता है, अनुप्रमाणन का विशिष्ट स्वरूप आवश्यक नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है ये, सातवां पॉइंट है, अनुप्रमाणन की उपयुक्त शर्तें भूतलक्षी प्रभाव की होनी चाहिए। और बस इतना ही अनुप्रमाणन में। फिर और बता देता हूँ मैं तुम्हें। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पेटेंट, जो पूछा जाता है पेपर। पेटेंट, यदि कोई कंपनी अथवा संस्था कोई भी नया उत्पाद अथवा डिजाइन तैयार करती है, तो यदि किसी कंपनी अथवा संस्था द्वारा कोई नया उत्पाद अथवा डिजाइन तैयार किया जाता है जो कि अन्य सभी सामानों में भिन्न है, जो कि यूनिक है। पेटेंट एक तरह से कोई नई खोज बोलते हैं इसे। तो पेटेंट का उद्देश्य होता है कि आविष्कारकों को वर्णनात्मक उपयोग के लिए एक अधिकार प्रदान करना और उसे सुरक्षा प्रदान करना। और अगला पॉइंट आता है, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और आविष्कारशील प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना। उद्योगों का अनुसंधान विकास की गति को प्रोत्साहित करना। माल उत्पादन के लिए नवीन तरीकों तथा नवीन प्रक्रिया उत्पादन तथा सेवाओं के लिए नवीन प्रक्रियाओं तथा तरीकों को उपयोग में लाया जाना, जिससे कि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हो सके। वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना और आविष्कारकों को उनके उपयोगी आविष्कारों के लिए पुरस्कृत करना। आविष्कार के मार्ग को प्रशस्त करना तथा उन्हें नवीन आविष्कारों के लिए प्रोत्साहित करना। और अगला है
राष्ट्र को औद्योगिक सहायता प्रदान करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, स्तर तथा लोगों के जीवन स्तर तथा गुणवत्ता में सुधार करना लास्ट पॉइंट ये है। ये हो गया पेटेंट। और आगे बताता हूँ मैं तुम्हें। अब एक व्यापार चिन्ह होता है। यदि किसी भी व्यापारी द्वारा कोई नया माल अथवा उत्पाद डिजाइन तैयार किया जाता है जिसमें कि उस पर अपना एक चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि अमुक सामान अमुक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया है, तो यह व्यापार चिन्ह कहलाता है। तो व्यापार चिन्ह की शर्तें हैं कुछ। व्यापार चिन्ह जो है ना संक्षिप्त होना चाहिए। व्यापार चिन्ह यदि शब्द या नाम है तो वह याद रखने में सरल तथा आकर्षक होना चाहिए। व्यापार चिन्ह वर्णित किए जाने योग्य नहीं होना चाहिए, परंतु माल की गुणवत्ता के लिए अर्थगर्भित होना चाहिए। आकृति चिन्ह की दिशा में आकृति शब्द, ये 4th पॉइंट है। आकृति चिन्ह की दिशा में आकृति एक शब्द वर्णित किए जाने योग्य होना चाहिए। और 5वां पॉइंट है रजिस्ट्रीकरण तथा चयन करने के लिए। रजिस्ट्रीकरण तथा चयन करने के लिए आकृति अक्षर शब्द चिन्ह इत्यादि होने चाहिए, जिसे कि विनिर्माता अपने माल को अन्य के माल से पृथक बताने के लिए प्रयोग कर सकता है। सांकेताक्षरों के रूप में अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि लैक्मे के लिए L और मैकडोनाल्ड के लिए M। और अगला पॉइंट है, यह ऐसे वर्ग से संबंधित नहीं होना चाहिए जिसे कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो। और आलेखीय रूपण के तौर पर जो है ना इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह हो गए पेटेंट के प्रकार, पेटेंट के उद्देश्य। और अब मैं बता देता हूँ तुम्हें दृश्यमान स्वामी। दृश्यमान स्वामी से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कि अपनी संपत्ति का अंतरण किसी दूसरे व्यक्ति से कराता है। जैसे कि ए नाम का व्यक्ति एक कंपनी का मालिक है, लेकिन वह अपने ए नाम के व्यक्ति के पास में कोई संपत्ति है तो वह उसका अंतरण बी नाम के व्यक्ति से कराता है, जो कि उसका खास संबंधी हो सकता है, उससे कराता है, तो व्यक्ति दृश्यमान स्वामी कहलाता है। तो दान बता देता हूँ मैं, दान क्या होता है। यदि किसी व्यापारी व्यक्ति द्वारा अपनी किसी भी स्थावर संपत्ति का अंतरण किसी व्यक्ति को प्रतिफल युक्त किया जाता है, जो कि बिना प्रतिफल के किया जाता है, तो वह दान कहलाता है। और दान के आवश्यक तत्व कुछ इस प्रकार हैं। पक्ष, दान के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का होना चाहिए। एक तो व्यक्ति जिसके द्वारा दान दिया जा रहा है वह दाता कहलाता है, और जिसके द्वारा दान लिया जाता है वह दाता कहलाता है। विषय वस्तु, दान के लिए विषय वस्तु का होना आवश्यक है, जो कि उस समय मौजूद होनी चाहिए। भविष्य में निर्मित होने वाली वस्तु का दान नहीं किया जा सकता। अंतरण, दान में अंतरण चल तथा अचल संपत्ति दोनों का किया जा सकता है। और अगला पॉइंट स्वीकृति, दान के लिए स्वीकृति का होना आवश्यक है। एक तो व्यक्ति जिसके द्वारा दान दिया जाना है वह दान लेने के स्वीकृत होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा दान किया जाता है उसके लिए भी दान देने की स्वीकृति होनी चाहिए, मन में भावना होनी चाहिए। और प्रतिफल युक्त, दान प्रतिफल युक्त होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति का दान किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिफल लेकर किया जा रहा है तो वह दान नहीं, वह विक्रय कहलाएगा। और दान सद्भावनापूर्ण किया जाए, दान सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। एक तो वह व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा दान किया जा रहा है उसमें दान देने की भावना होना चाहिए, और वह व्यक्ति जो दान ले रहा है उसमें दान लेने की पूरी इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो वह भविष्य में जो है ना दुख का कारण बन जाता है, एक पीड़ा हो जाती है, इससे कि न्यायालय में वाद भी चल सकता है। तो वो निहित हित और संभावित हित बताया, तो हम डिफरेंस शायद पूछ लेते हैं कभी कभार। निहित हित, इसमें स्वामी का, इसमें जो है ना किसी प्रकार की शर्त नहीं होती, परंतु संभावित हित जो है ना, संभावित हित यह पूर्ववर्ती शर्तों पर निर्भर करता है। इसमें स्वामी का स्वत पूरा होता है निहित हित में, परंतु
संभावित हित में स्वामी का स्वत किसी घटना के होने या न होने पर निर्भर करता है। निहित हित पूर्व पश्चातवर्ती शर्तों पर निर्भर करता है, पूर्ववर्ती शर्तों पर निर्भर करता है। इसमें वर्तमान में संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है, परंतु इसमें संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार किसी निश्चित तिथि के समय पर मिलता है। इसमें निहित हित सकारात्मक होता है, परंतु संभावित हित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। निहित हित में संपत्ति का अंतरण निहित हित में संपत्ति का अंतरण होता है, परंतु संभावित हित में संपत्ति का अंतरण उस समय होता है जबकि संभावित घटना के समय शर्तों को पूरा कर दिया गया हो। और यह है इसमें प्रत्यावर्तन के हितों के बाद ही विलय का सिद्धांत लागू होता है, परंतु इसमें लागू नहीं होता जैसे संभावित हित में। और बस यही है। और पश्चातवर्ती हित, पूर्ववर्ती हित और पश्चातवर्ती हित बता देता हूँ। जब पूर्ववर्ती हित वह हित होता है, पूर्ववर्ती हित यदि अवैध अथवा शून्य है तो संपत्ति का अंतरण जो है ना अवैध होगा, शून्य होगा। पूर्ववर्ती हित अवैध अथवा शून्य है तो संपत्ति का अंतरण शून्य होगा, परंतु पश्चातवर्ती हित वैध अथवा शून्य है तो संपत्ति का अंतरण अच्छा, क्योंकि इसमें संपत्ति का हित उत्पन्न हो चुका है। पूर्ववर्ती हित में हिस्सा प्राप्त करने से, पूर्ववर्ती हित में निहित हित प्राप्त करने से पूर्व शर्तों को पूरा करना पड़ना आवश्यक है, परंतु पश्चातवर्ती हित में पहले संपत्ति में स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, परंतु उसमें इसके बाद में उसे शर्तों का पूरा कर दिया जाता है, पूरा करना पड़ता है। और पूर्ववर्ती हित में यदि 50% से अधिक शर्तों का पालन कर लिया गया है तो अर्थात शर्तों का सारभूत रूप से पालन कर लिया गया है तो संपत्ति में निहित हित प्राप्त हो जाएगा, परंतु पश्चातवर्ती हित में यदि शर्तों का पूरा नहीं किया तो संपत्ति में निहित हित वापस ले लिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें, पूर्ववर्ती हित सकारात्मक होने की स्थिति में यदि किसी शर्त को पूरा करने में असंभवता आ जाती है तो संपत्ति में निहित हित प्राप्त नहीं हो पाता है, परंतु पश्चातवर्ती हित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही स्थिति में इसमें हिस्सा प्राप्त हो जाता है। और सुखाधिकार बता देता हूँ। सुखाधिकार यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का प्रयोग आने जाने के लिए करता है तो वह सुखाधिकार कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के, जैसे गांव के अंदर किसी व्यक्ति खेत में कुआं बना हुआ है तो उस कुएं का प्रयोग सभी व्यक्ति कर रहे हैं, गांव के सभी व्यक्ति कर रहे हैं, तो यह सुखाधिकार कहलाता है। और सुखाधिकार के जो है ना उद्देश्य कुछ शर्तें होती हैं। सुखाधिकार का उद्देश्य होता है सुखाधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भूमि का स्वामी अथवा कब्जा रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यह अधिकार किसी अन्य व्यक्तियों को भूमि के उपयोग के लिए होता है। इस अधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति की भूमि तथा भूमि के उपयोग के लिए होता है। और अगला, इस अधिकार के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति की भूमि जिसका सुखाधिकार किया जाना है उसके स्वामी के स्वामित्व का अधियोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि दूसरे के स्वामित्व का अधिभोग किया जाना चाहिए। इसमें स्वामी को यह अधिकार तथा कब्जा होने पर स्वामी संपत्ति के ऐसे स्वामी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति की भूमि पर संबंधित कोई कार्य कर सके या करवा सके अथवा कुछ कार्य जिन्हें कि वह रोक सके अथवा रोके रहे। बस ये इसमें 4 पॉइंट है। और कुछ भी बचा हो तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। और एक भागिक पालन का सिद्धांत होता है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसे धोखाधड़ी को, यह धारा 53 के अंतर्गत आता है। इसे धोखाधड़ी को रोकने तथा दस्तावेजों के गैर पंजीकरण, अवैध लाभ लेने तथा रोकने के लिए शामिल किया गया है। तो इसकी कुछ शर्तें हैं।
संविदा हस्ताक्षरणकर्ता के द्वारा संविदा स्थावर संपत्ति की होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये होगा। संविदा में प्रतिफल का उल्लेख होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है संविदा हस्ताक्षरणकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित की गई होनी चाहिए और संविदा लिखित होनी चाहिए। हस्ताक्षरण ग्रहीता के ने आधिपत्य ले लिया हो या हस्ताक्षरण ग्रहीता ने आधिपत्य ले लिया हो या आधिपत्य पहले से ही प्राप्त हो, संविदा के संबंध में कोई कार्य किया गया हो, हिस्से की आवश्यक शर्तों को पूरा कर चुका हो या पूरा करने का वायदा किया गया हो, पूरा करने के लिए तैयार हो, की बात है। और कुछ एक कार्य आसंदिग्ध है, आरोपित संविदा को छोड़कर अन्य को निर्देश करने वाला नहीं है। बस ये हो गया भाविक पालन का सिद्धांत, पार्ट ऑफ प्रशिक्षण कहते हैं इसे। और विचाराधीन न्याय और एक लंबित वाद होता है। यदि कोई भी वाद न्यायालय के समक्ष काफ़ी समय से पेंडिंग है अथवा वह चल रहा है जिसमें कि न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे पा रहा है, तो वह लंबित वाद अथवा विचाराधीन वाद कहला है। विचाराधीन वाद के लिए विचाराधीन वाद यह विचाराधीन वाद विवाद विचाराधीन अवश्य होना चाहिए। किसी भी सक्षम न्यायालय में विवाद विचाराधीन अवश्य होना चाहिए। इसका पहला पॉइंट विवाद विचाराधीन होना चाहिए। किसी भी सक्षम न्यायालय में विवाद विचाराधीन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट यह विवाद स्थावर संपत्ति के अधिकार का हो। कार्य में दुर्विसंधि नहीं होनी चाहिए। वाद तथा कार्यवाही में दुर्विसंधि नहीं होनी चाहिए, चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट यह हो गया स्थावर संपत्ति के अधिकार में प्रत्यक्ष एवं विशिष्ट प्रश्न होना चाहिए। वाद के किसी पक्ष को स्थावर संपत्ति के अंतरण के अधिकार का व्यवहार करना चाहिए। और अगला पॉइंट है अन्य कर्मण की दशा में अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकार को प्रभावी करने वाला होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट हो गया। तो ये वीडियो है, देख लेना, इसमें से आता है। तो एक तो मैं बता देता हूँ ट्रांसफरर, एक तो चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति बताता हूँ। चल संपत्ति वह होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जैसे कि कार, गाड़ी इत्यादि। और अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि खड़ा काष्ठ और मकान हो गया, ये होते हैं अचल संपत्ति के अंतर्गत। यही आता है जिसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। खड़ा काष्ठ और एक मकान हो गया और एक भूमि हो गई, भूमि को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता। बस ये हो गए, लिख सकते हैं इसमें।